बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पढ़ाई पे पूरी तवज्जो दीजिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से पेपर्स में परफॉर्म कर सकें। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमारे पास अगर विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन देखा जाए तो हम इसमें कह सकते हैं सच अ रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए लाइक दैट ऑफ यूरेनियम स्प्लिट अप इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ रफली इक्वल साइज along with the emission of energy during the reaction, and this reaction is known as the fission reaction। यानी हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिशन रिएक्शन का लफ्जी मतलब क्या है, दैट इज़ द स्प्लिट अप के एलिमेंट का या हमारे पास किसी हैवी न्यूक्लियाई का स्प्लिट अप हो जाना। और स्प्लिट अप होना टू और मोर देन टू, मे बी कि दो से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट रफली हमारे पास ये टू न्यूक्लियाई के अंदर अलग अलग स्प्लिट अप हो जाए और इस पूरे प्रोसीजर में वो कुछ ना कुछ एनर्जी अमिट करे इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस प्रोसेस को हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में फिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन इज़ कि इसमें हम यूरेनियम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यूरेनियम हैवी एलिमेंट है और यूरेनियम जो है हम उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कंपैरेटिवली बाकियों से ईजी है, हम आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को फिजिकली देखें तो हमारे पास जस्ट एक यूरेनियम 23592, उस यूरेनियम पे हम एक स्लो न्यूट्रॉन को फायर करेंगे। स्लो न्यूट्रॉन इसलिए ताकि न्यूट्रॉन आसानी से हमारे पास सिस्टम के अंदर जो वो पुटअप हो जाए, उसके अंदर न्यूक्लियस की कोर को तोड़ता हुआ अंदर तक चला जाए और उसके अंदर स्टे करे, ना कि न्यूक्लियस को चीर कर बाहर निकल आए। ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन हम फायर करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन, कंपैरेटिव टू प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इसलिए न्यूट्रॉन नील होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को चीरता हुआ और न्यूक्लियर कोर को चीरता हुआ इस सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। वंस ये सिस्टम में एंटर हो जाए तो यूरेनियम 235 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाती है। चूँकि यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यूट्रॉन की एंट्री से वो मज़ीद अनस्टेबल हो जाएगा और सर्टन टाइम में वो स्प्लिट अप होता है दो स्मॉल न्यूक्लियाइज के अंदर, वन इज़ क्रिप्टन, सेकंड इज़ बेरियम। इस पूरे प्रोसीजर में क्रिप्टन और बेरियम के अलावा तीन हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी अमिट होते हैं एंड अलॉन्ग विद जो मास बच जाता है इन सब के बाद वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास ये एनर्जी कितनी होगी या पर न्यूक्लियॉन इसकी एनर्जी कितनी है। रिकॉल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, उसके ग्राफिकल व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बेरियम क्रिप्टन जो है इनकी जो कंबाइन बाइंडिंग एनर्जी या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इट इज़ 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप 7.7 और 8.5 का दरमियानी आप डिफरेंस देखते हो तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट आता है। नाउ दिस 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन एनर्जी है। चूँकि यूरेनियम में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद 235 है, सो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 235 न्यूक्लियॉन्स, तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको रफली अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। दिस मीन जब भी यूरेनियम 235 का कोई भी एटम न्यूट्रॉन के फायर होने से स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने पर ये बेरियम, क्रिप्टन, तीन न्यूट्रॉन्स और अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अमिट करेगा पर एटम। और इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि अगर जस्ट हम एक मोल यूरेनियम 235 को यूज़ करें तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी ऑब्टेन हो सकती है। मेजरली ये एनर्जी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीट आएगी, लेकिन इसके अलावा ये एनर्जी गैमा रेडिएशन की शक्ल में भी हो सकती है और बाकी एनर्जीज़ की शक्ल में भी सामने आ सकती है। अब जिस वक्त हम बात करते हैं कि हमारे पास ये एलिमेंट टूटा
तो इस पूरे प्रोसीजर को हम आम ज़बान में चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब चेन रिएक्शन क्या है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा, एक न्यूट्रॉन फायर हुआ यूरेनियम 235 पे और उससे 3 न्यूट्रॉन जो है वो अमिट हुए अलॉन्ग विद बेरियम एंड क्रिप्टन। ये तीनों न्यूट्रॉन जो फायर हुए थे ये फर्दर 3 यूरेनियम पार्टिकल के साथ या यूरेनियम एटम के साथ टकराते हैं। रिजल्टेंट हर यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन्स खारिज करेगा, तो हमारे पास थर्ड फेज के अंदर 9 यूरेनियम हो जाएंगे। दिस मीन हमारे पास यूरेनियम पार्टिकल एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, 3 9 प्रोड्यूस करेंगे, 9 27 प्रोड्यूस करेंगे, देन 81, देन 243 एंड सो ऑन। ये जो प्रोसीजर है जिसमें हर दफ़ा एटम का स्प्लिट अप होना, न्यूट्रॉन्स का निकलना और एनर्जी का जनरेट होना, ये हर दफ़ा तकरीबन 3 गुना होता जाएगा। इस प्रोसीजर को हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, जहाँ से इसको हम यूज़फुल पावर जनरेशन में या बाकी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको आम जुबान में हम एटम बम की शक्ल में कह सकते हैं, जिसमें एनर्जी अनकंट्रोल्ड होती है और वो जस्ट मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या यूरेनियम स्प्लिट की वजह से बेरियम क्रिप्टन ही प्रोड्यूस होते हैं या कोई और पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो डेफिनेटली जो मेजॉरिटी है वो बेरियम क्रिप्टन है, लेकिन सम टाइम इससे स्ट्रोंशियम और जियोन प्रोड्यूस हो सकते हैं, सीजियम और बीडियम प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अदर देन बेरियम क्रिप्टन मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सब एलिमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। हर एक में से न्यूट्रॉन्स के निकलने की तादाद, हर एक में से एनर्जी की जो वैल्यू है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अलग अलग हो सकती हैं। सो इसलिए एक कंप्लीट चेन रिएक्शन में बेरियम क्रिप्टन के अलावा भी पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और चेन रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी पर एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस माइनस के साथ सामने आ सकती है। सबसे अहम चीज़ जो टर्मिनोलॉजीज अमूमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं, द फर्स्ट वन इज़ द क्रिटिकल मास। Critical mass or critical volume is the smallest amount of fissionable material needed for a sustained nuclear chain reaction. Critical mass of fissionable material depends upon nuclear properties, especially pelt cross-section, density, shape, enrichment, purity, temperature and surrounding. इसमें आप देखिए क्रिटिकल मास क्या है। क्रिटिकल मास उस फिशनेबल मटेरियल का वो कम से कम मिकदार है जो चेन रिएक्शन को बरकरार रख सके। ये क्रिटिकल मास कितना होता है डिपेंड करता है कि जो पैलेट हम बना रहे हैं, जो यूरेनियम रॉड हम बना रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी शेप कौन सी है। ये 3 शेप्स के अंदर होता है, बॉल शेप में, रॉड या पैलेट शेप में और यू शेप के अंदर। नंबर 3 एनरिचमेंट, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि एनरिचमेंट क्या है। एलिमेंट की प्योरिटी कितनी है, उसका उस कोर टेम्परेचर कितना है और वो किस सराउंडिंग में है, वो प्रेशराइज्ड रिएक्टर में है या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर है। नाउ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ एनरिचमेंट? ये नाम अक्सर हम अखबारात में, न्यूज़ में सुनते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या है? कीप इट इन माइंड, हमारे पास यूरेनियम जब ज़मीन से निकाली जाती है तो इसके 5 या 6 डिफरेंट आइसोटोप्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें यूरेनियम 238 होती है जो अप्रॉक्सीमेटली 99.3% है, और दूसरी यूरेनियम 235 है जो अप्रॉक्सीमेटली 0.7% है। बाकी तमाम की तमाम जो हैं वो 0.00 समथिंग या इससे कम है। इवन चंद एक के जस्ट हमें नेचर में ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन ये 2 हमारे पास मेजर एलिमेंट्स मौजूद है, U235 एंड U238। इसमें हमारे काम का जो एलिमेंट है दैट इज यूरेनियम 235। सो एनरिचमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम U235 को 0.7% से इंक्रीज करके 4%, 5%, इवन कनाडा के अंदर यूज़ होने वाले चंद रिएक्टर में 10% यूरेनियम 235 को भी यूज़ किया जा रहा है। सो व्हाट इज़ एनरिचमेंट? एनरिचमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम यूरेनियम 235 की रेशो
एक यूरेनियम कंपाउंड के अंदर या इस अमेजे के अंदर बढ़ा देते हैं। Vast majority of nuclear power reactor use isotope U-35 as a fuel. However, it only make 0.7% of natural uranium mine, must therefore be increased through a process called enrichment. This increase of uranium-235 concentration from 0.7 to 3 to 5%, which is the level used in most reactor. चुनाचे वो प्रोसीजर जिसमें हम U-235 को एनरिच करते हैं, उसकी मिकदार को ज़्यादा करते हैं, इस प्रोसेस को एनरिचमेंट कहा जाता है। कीप इट इन माइंड, एनरिचमेंट में हम U-235 को कुछ नहीं कहते, बुनियादी तौर पे हम अमेजे में से U-238 को आउट करवाना शुरू कर देते हैं। जब इसकी रेशो कम होना शुरू होती है तो U-235 की रेशो ऑटोमेटिकली रॉड्स के अंदर या फ्यूल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है। अब यूरेनियम 235 की इम्पोर्टेंस क्या है? अबाउट 27 टन्स ऑफ यूरेनियम, around 18 million fuel pellets housed in over 50,000 fuel rod is required each year for 1000 megawatt pressurized water reactor. यानी 1000 मेगावाट का अगर एक पावर रिएक्टर हम बनाएं तो उसके लिए हमें यूरेनियम 235 के 27 टन यूरेनियम की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर उतने ही साइज़ का हम एक पावर प्लांट लें और उसको हम कोयले पे चलाएं, इन कंट्रास्ट अ कोल पावर स्टेशन ऑफ इक्विवेलेंट साइज रिक्वायर मोर देन 2.5 मिलियन टन्स ऑफ कोल टू प्रोड्यूस एज मच इलेक्ट्रिसिटी। दिस मीन अगर हम जस्ट इसको कंपेयर करें तो एक तरफ 27 टन है और दूसरी तरफ हमारे पास 25 लाख टन है, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन कोई 90,000 गुना ज़्यादा हमें कोयले की ज़रूरत है। तो सादा लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि अगर ये 25 लाख किलो कोयला या 25 लाख टन कोयला जो है हम उसको जलाएं तो वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी 27 टन यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई यूरेनियम से प्रोड्यूस होने वाली बिजली जो है वो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव समझी जाती है। अब इसमें हमने एक लफ्ज़ बार बार यूज़ किया, पैलेट और फ्यूल रॉड्स। जनरल ये हमारे पास यूरेनियम की पैलेट्स हैं। बेसिकली एनरिचमेंट के बाद यूरेनियम इस तरह स्याही माइल पाउडर की फॉर्म में होती है जिसको पैलेट्स की शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज़ द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ पैलेट्स। और इन पैलेट्स की असम्बली किस तरह से है? इस तरह का फ्यूल रॉड्स होता है जो मुख्तलिफ मेटल एलिमेंट से बना होता है ताकि इसको कंट्रोल भी किया जा सके और इसके अंदर जो है इसके रेडिएशंस को भी कंट्रोल किया जा सके। इन फ्यूल रॉड्स के अंदर यूरेनियम फ्यूल पैलेट्स को इस तरह से फिट किया जाता है। देन ऑल दीज रॉड्स आर असेंबल्ड लाइक दिस। अब ये जो असम्बली है ये 80 to 200 रॉड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द साइज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये हमारे पास ओरिजिनल तस्वीर है फ्यूल रॉड्स की, ये जिस तरह इसको प्रॉपरली असेंबल किया जाता है। काइंडली इस आर्टिकल को लाजमी तौर पे बुक से स्टडी कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये बेस है न्यूक्लियर रिएक्टर की। हमारे पास न्यूक्लियर फिशन भी लॉन्ग क्वेश्चन है और न्यूक्लियर रिएक्टर भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको डिटेल में स्टडी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।